बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 13। इसमें हम कवर करेंगे रीप्ले अटैक एंड एंटिटी ऑथेंटिकेशन। आवर फोकस विल बी ऑन एंटिटी ऑथेंटिकेशन। रीप्ले अटैक का क्योंकि पिछले किसी क्लास के अंदर जिक्र हुआ था तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। और ये जो एंटिटी ऑथेंटिकेशन है इसके बारे में जो आपको मटीरियल मिलेगा वो है चैप्टर 14 ऑफ क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी बुक बाय बहरोज फराउजन। रीप्ले अटैक इशू और उसके सोल्यूशन क्या है। रीप्ले अटैक में बेसिकली क्या होता है कि रीप्ले अटैक के अंदर एक मैसेज जो सेंडर भेजता है किसी रिसीवर को, तो अटैकर उसको इंटरसेप्ट कर लेता है। इंटरसेप्ट करने के बाद जो उसको दोबारा थोड़ी देर के बाद उस रिसीवर को दोबारा भेज देता है कुछ देर के बाद। तो ये है रीप्ले अटैक। फॉर एग्जांपल इसका नुकसान क्या है। फॉर एग्जांपल देखें, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मैंने अपने बैंक को कहा, एक मैसेज भेजा क्या कि सीआर के अकाउंट में 1000 ट्रांसफ़र करना। सीआर ने मेरे उस मैसेज को इंटरसेप्ट कर लिया, ठीक हो गया। अब सीआर ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया लेकिन बैंक को जाने दिया। अब बैंक के पास वो मैसेज पहुंच गया। मैसेज में उसके ऊपर सिग्नेचर को क्या किया, वेरीफाई किया, वो डेफिनेटली मेरी तरफ से ही मैसेज था। तो बैंक सीआर के अकाउंट में क्या कर देगा, पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। अब जब सीआर के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तो सीआर क्या करेगा, जो इंटरसेप्ट किया था मैसेज उसको दोबारा बैंक को भेज देगा। अब बैंक के पास जब वो दोबारा मैसेज पहुंचेगा तो डेफिनेटली, क्योंकि वो मेरे सिग्नेचर हुए हुए हैं उसके ऊपर, ठीक है, जब मेरे ही सिग्नेचर हुए हुए हैं तो बैंक उसको वेरीफाई हो जाएंगे। तो वो बैंक क्या करेगा, दोबारा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस चीज़ से हम, ये है रीप्ले अटैक, इस चीज़ से हमने बचना है। ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म के ख़िलाफ़ है। तो इसके सोल्यूशन क्या है ये हम जिक्र करेंगे। पहले तो ये डायग्राम के ज़रिए देखें। फॉर एग्जांपल ये है एलिस, इसने एक मैसेज भेजा बॉब को कि गिव डार थे 1000 रेज, यानी कि इसको $1000 दे दें। एलिस ने ये साइन कर दिया, ठीक हो गया। ये मैसेज और उसका हैश इसने बॉब को भेज दिया। ये डार्क है अटैकर, यानी कि इसने क्या किया, ये डार्क है, इसने ये मैसेज इंटरसेप्ट कर लिया और ये मैसेज आगे भी चला गया। अब बॉब क्या करेगा, बॉब ने $1000 इसको दे दिए क्योंकि ये मैसेज और हैश दोनों वेरीफाई हो जाएंगे। बॉब कर लेगा इसको वेरीफाई। जब इसके पास $1000 आ जाएंगे तो ये दोबारा उसी मैसेज को रीप्ले उसने कर दिया, दोबारा भेज दिया इसके पास। अब ये मैसेज और ये HFM ये दोबारा वेरीफाई हो जाएंगे बॉब के पास, ठीक हो गया। तो बॉब समझेगा कि ये मैसेज वाकई एलिस से आया है तो वो दोबारा इसको देगा। ये अटैकर ने अपने बेनिफिट के लिए इसको यूज़ किया। ये है रीप्ले अटैक। अब इसका सोल्यूशन क्या है, एक सोल्यूशन तो ये है कि आप टाइम स्टैम्प लगाएं उसको, तो जब एक मैसेज आ रहा है तो उसके ऊपर टाइम स्टैम्प कर दें। अब अटैकर जब है दोबारा उसको रीप्ले करेगा तो टाइम चेंज हो चुका होगा, तो वो दोबारा ये बॉब जो है रिजेक्ट कर देगा उसको। फॉर एग्जांपल ये डार्क ए 100 है, इसने सिग्नेचर किए, इसने इस मैसेज के साथ टाइम लगाया, इस मैसेज के साथ टाइम स्टैम्प लगाया जो करंट टाइम है, और हैश लिया मैसेज का और टाइम का, दोनों को कन्केटिनेट करके हैश लिया, ये इसको भेज दिया। अब फ़र्ज़ करें कि डार्थ ने, ये जो अटैकर है, इसको इंटरसेप्ट कर लिया। अब इसके पास मैसेज भी आ गया, टाइम भी आ गया, HFM, और ये टाइम भी आ गया। अब जब ये दोबारा इसको भेजेगा तो डेफिनेटली ये टाइम चेंज हो चुका होगा, ये वैल्यूज़, ठीक है, ये वैल्यूज़ चेंज हो चुकी होंगी, इसलिए ये इसको रिजेक्ट कर देगा। अब इसके लिए इस सोल्यूशन के अंदर ये एक सोल्यूशन है। इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसकी प्रॉब्लम ये है कि एलिस
और बॉब के जो क्लॉक्स है वो सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए, यानी कि जो टाइम क्लॉक इसके एलिस के सिस्टम पे है सेम इसके सिस्टम पे होना चाहिए, तभी ये वेरीफाई हो सकेगा। अगर आपका ये टाइम सिंक्रोनाइजेशन का इशू होगा तो ये फिर वेरीफाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 बजे हो और यहाँ पे 10 बजे हो, ठीक है, तो ये डेफिनेटली फिर आपका क्या होगा, साइन वेरीफाई नहीं होगा, हैश मैसेज डाइजेस्ट। तो इसका सोल्यूशन क्या है, फिर इसको ख़त्म करने के लिए एक सोल्यूशन जो है नाउंस का। नाउंस क्या है, एक रैंडम नंबर। क्लेमेंट क्लेमेंट जो है वो बेसिकली आपका आगे आएगा, मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल सेंडर, आप इसको समझ लें। सेंडर क्या करेगा कि जब मैसेज भेजेगा तो एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, जिसको कहते हैं नाउंस। वो ऐसा नाउंस होगा जो उसने पहले इस्तेमाल ना किया हो। वो एक लिस्ट बनाता जाएगा जिसके अंदर प्रीवियस नाउंस जो वो यूज़ कर चुका है वो उसकी लिस्ट होगी। वो एक नया ऐसा नाउंस बनाएगा जो इस लिस्ट में रैंडम नंबर चूज़ करेगा जो इस लिस्ट में नहीं होगा। ओके, ये मैसेज और ये नाउंस दोनों को कनकेटिनेट करेगा, उसका हैश लेगा और मैसेज और नाउंस और उसका मैसेज डाइजेस्ट बॉब को भेज देगा। बॉब क्या करेगा, बॉब ये मैसेज लेगा, नाउंस लेगा जो आया है और उसका हैश लेके वेरीफाई कर लेगा, और जो नाउंस आया है उसको एक लिस्ट के अंदर इंसर्ट कर देगा। सबसे पहले वो ये देखेगा कि ये नाउंस ऑलरेडी इस्तेमाल हुआ हुआ है कि नहीं। अगर तो हुआ होगा नाउंस, तो इसका मतलब ये है कि इसको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि पॉलिसी ये है कि आपने हर दफ़ा नया रैंडम नंबर भेजना है, प्रीवियस रैंडम नंबर नहीं भेजना। ठीक हो गया। तो जब अगर इसके पास नहीं होगा इस लिस्ट के अंदर, तो इसका मतलब ये होगा कि नाउंस नया है। ठीक हो गया मेरा बेटा। जब ये कंफर्म हो जाएगा कि नाउंस नया है तो फिर ये वेरीफाई करेगा यूजिंग दिस हैश फंक्शन, जो कि वेरीफाइड हो जाएगा अगर मैसेज मॉडिफाई नहीं हुआ। अब अटैकर अगर फ़र्ज करे कि यहाँ से ये इंटरसेप्ट कर भी लेता है, इंटरसेप्ट कर लिया, ये मैसेज एक दफ़ा चला गया, वो जब दोबारा भेजेगा तो ये नाउंस इस लिस्ट के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि बॉब इसको रिजेक्ट कर देगा। ओके, ये है रीप्ले अटैक का सोल्यूशन। नाउंस नाउंस क्या है, एक रैंडम नंबर होता है जो कि पहले यूज़ ना हुआ हो। अब है बेटा एंटिटी ऑथेंटिकेशन, ये है चैप्टर हमारा 14, चैप्टर 14 है एंटिटी ऑथेंटिकेशन के बारे में। अच्छा, एंटिटी ऑथेंटिकेशन क्या है? एंटिटी ऑथेंटिकेशन इज ए टेक्निक यूज टू लेट वन पार्टी टू प्रूव द आइडेंटिटी ऑफ द अदर पार्टी। एंटिटी ऑथेंटिकेशन में जो है सेंडर जो है या रिसीवर एक दूसरे की आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट करते हैं कि ये वाकई ही इसकी आइडेंटिटी है। ठीक हो गया। ये है एंटिटी ऑथेंटिकेशन। एंटिटी क्या हो सकती है? एक पर्सन भी हो सकता है, एक प्रोसेस भी हो सकता है जो कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट हो रहा है, क्लाइंट भी हो सकता है, क्लाइंट सर्वर, जो आपने क्लाइंट सर्वर मशीन का मॉडल देखा है, क्लाइंट भी हो सकता है, सर्वर मशीन भी हो सकती है, एनीथिंग। ठीक हो गया। एंटिटी कैन बी ए पर्सन, प्रोसेस, क्लाइंट एंड सर्वर। अच्छा, क्लेमेंट क्या है? द एंटिटी हुज आइडेंटिटी नीड्स टू बी प्रूव्ड इज कॉल्ड क्लेमेंट। जिसकी आइडेंटिटी को हम प्रूव करने जा रहे हैं उसको क्या कहते हैं? क्लेमेंट। और जो एंटिटी उसकी आइडेंटिटी को प्रूव कर रही है वो क्या है? वेरीफायर। फॉर एग्जांपल, अगर बॉब ट्राइज टू प्रूव द आइडेंटिटी ऑफ द एलिस, तो एलिस इसमें क्या होगा? क्लेमेंट, और बॉब इसमें क्या होगा? वेरीफायर। तो एंटिटी ऑथेंटिकेशन में बेसिकली हम पार्टीज की पार्टी जो है एक दूसरे की आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट करती हैं। हमने पीछे एक पढ़ा था मैसेज ऑथेंटिकेशन। मैसेज ऑथेंटिकेशन और एंटिटी ऑथेंटिकेशन में क्या फ़र्क है? नंबर वन तो एक स्कोप का फ़र्क है। स्कोप यानी कि एंटिटी जो है वो पर्सन भी हो सकती है, प्रोसेस भी हो सकता है, क्लाइंट भी हो सकता है, सर्वर मशीन भी हो सकता है।
लेकिन जबकि मैसेज अथेंटिकेशन किस लिए यूज़ होती है, सिर्फ मैसेजेस को अथेंटिकेट करने के लिए। ठीक हो गया। एंटिटी अथेंटिकेशन जो है रियल टाइम या ऑनलाइन होती है। इसका मतलब ये है कि जब आप एंटिटी अथेंटिकेशन के अंदर क्लेमेंट और वेरीफाई दोनों का एट ए टाइम ऑनलाइन होना ज़रूरी है। इसके एग्जांपल इस तरह लें कि जब आप एटीएम मशीन पे जाते हैं तो आप अपना पासवर्ड इंसर्ट करते हैं, एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं, अपना पासवर्ड इंसर्ट करते हैं, और अगर आपका बैंक का जो सर्वर है वो डाउन हो तो आप अथेंटिकेशन तो आपकी नहीं हो पाती। उसके लिए ज़रूरी है कि बैंक का जो सर्वर मशीन है वो ऑनलाइन हो, उस वक्त वो काम कर रही हो, तभी जाके आपकी अथेंटिकेशन होगी और आप पैसे निकलवा सकते हैं एटीएम से। जबकि मैसेज अथेंटिकेशन जो है वो आपकी ऑफलाइन हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपने मुझे ईमेल की, ठीक है, ईमेल की, मैं ऑनलाइन नहीं हूँ, ऑनलाइन नहीं हूँ, तो भी कोई इशू नहीं है, मेरी ईमेल इनबॉक्स में आ जाएगी। जब मैं ऑनलाइन हूँगा तो मैं अपनी मेल चेक कर रहा हूँगा, उस वक्त मैं मैसेज अथेंटिकेट कर सकता हूँ। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप का मैसेज ले लें, आप व्हाट्सएप मैसेज कर देते हैं, ओके, अगर व्हाट्सएप ऑनलाइन मैं नहीं भी हूँ, अगर मेरा नेट नहीं भी चल रहा, तो जो ही बाद में मैं नेट चलूँगा तो मैं उस वक्त अथेंटिकेशन मैसेज की अथेंटिकेशन हो सकती है। ठीक हो गया मेरा बेटा। ये है आपकी मैसेज अथेंटिकेशन, ऑफलाइन भी हो सकती है, लेकिन एंटिटी अथेंटिकेशन में रियल टाइम और ऑनलाइन दोनों का क्लेमेंट का और वेरीफायर का ऑनलाइन होना जरूरी है। ड्यूरेशन, जो एंटिटी अथेंटिकेशन है उसका ड्यूरेशन है सेशन, यानी कि सेशन से क्या मुराद है कि जब आप एंटिटी अथेंटिकेशन के अंदर आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाती है तो आप मल्टीपल मैसेज उस सेशन में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने अभी एटीएम मशीन के एग्जांपल दी, एटीएम मशीन में आपका जब पासवर्ड एक्सेप्ट हो गया उसके बाद आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कैश निकलवा सकते हैं, ठीक हो गया, अपनी बैंक स्टेटमेंट देख सकते हैं, आपकी क्या हो सकती है अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अनटिल जब तक आप उसको सेशन को ख़त्म नहीं कर देते। आप ये सारे काम कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि आपकी पासवर्ड एक्सेप्ट हो गया और आपकी आइडेंटिटी ऑथेंटिकेट हो चुकी है। ऑन द अदर हैंड मैसेज अथेंटिकेशन में क्या है, मैसेज अथेंटिकेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज अथेंटिकेट होता है। अगर कोई नया मैसेज आया है तो उसकी दोबारा अथेंटिकेशन होगी, तीसरा मैसेज आया है तो तीसरी अलहदा मैसेज की अथेंटिकेशन होगी। ठीक हो गया मेरा बेटा। ये है आपका डिफरेंस एंटिटी अथेंटिकेशन में और मैसेज अथेंटिकेशन में। अच्छा, अब ये वेरिफिकेशन एंटिटी अथेंटिकेशन के अंदर जो आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के मैकेनिज्म है वो बेस्ड ऑन विटनेस पे है कि जो क्लेमेंट है उसको कुछ ना कुछ सबूत देना पड़ेगा। वो सबूत क्या हो सकते हैं, तीन किस्म के हो सकते हैं। समथिंग नोन, यानी कि उसको किसी चीज़ का पता है क्लेमेंट को। वेरीफायर ये आइडेंटिफाई करना चाह रहा है कि इसको कुछ पता है जिसकी बेस के ऊपर वो वेरीफाई कर लेगा कि ये आइडेंटिटी वही है जो क्लेम कर रही है। फॉर एग्जांपल आप देखें ईमेल एड्रेस है आपका, ठीक है, ईमेल एड्रेस में जब आप लॉगिन होते हैं तो साथ आप क्या भेजते हैं, पासवर्ड। तो ये पासवर्ड इस कैटेगरी में आएगा समथिंग नोन, यानी कि आपको पता है, पासवर्ड जाएगा वो वेरीफाई करेगा, पासवर्ड वाकई इसके पास वैलिड पासवर्ड है तो इसका मतलब यह है कि एंटिटी अथेंटिक है। दिस इज द कैटेगरी ऑफ समथिंग नोन। दूसरा है समथिंग पोसेस्ड, यानी कि आपके पास कोई एक चीज़ है, आप एक चीज़ को रखते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमारा आईडी कार्ड है, ठीक है, अगर हमने ये प्रूव करना हो कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो हम क्या कहते हैं, शनाख्ती कार्ड दिखाएं। इसी तरह बैंक के पास जाते हैं एटीएम मशीन में तो आपके पास एटीएम कार्ड का होना ज़रूरी है, समथिंग प्रोसेस्ड, ठीक है। इसी तरह आप जब
किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो आप उसको कहते हैं जी मैं पाकिस्तानी हूँ या चाइनीज़ हूँ, तो वो कहते हैं जी पासपोर्ट दिखाएं अपने। तो ये क्या है, ये इसके ज़रिए आप समथिंग पोसेशन में आती है कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करवा सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है समथिंग इनहेरेंट, यानी कि आपके अंदर इनहेरेंटली कोई ऐसी चीज़ है जो आपको अथेंटिकेट, आपके आइडेंटिटी को अथेंटिकेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल फिंगरप्रिंट थंब के, ठीक है, ये है आपका। या आपके जो है आजकल नई टेक्नोलॉजी आई है, रेटिना के ज़रिए आपकी अथेंटिकेशन होती है। फेस रिकग्निशन, ठीक है, फेस के ज़रिए आपकी हो सकती है। ये है समथिंग इनहेरेंट, जो आपके अंदर इनहेरेंटली यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके ज़रिए, डीएनए के ज़रिए आपकी हो सकती है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन के तीन किस्म के बेसिकली कैटेगरीज हैं। ओके, एंटिटी ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जो है वो आपके तीन किस्म के प्रोटोकॉल हैं। पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल हैं, चैलेंज रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल हैं, और ज़ीरो नॉलेज प्रोटोकॉल हैं। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन के अंदर क्या होता है, ये सबसे ओल्डेस्ट है और आपको पता भी है कि जब हम अपनी आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट करवाना चाहते हैं तो हम पासवर्ड का यूज़ करते हैं। और पासवर्ड किस कैटेगरी में है, समथिंग नोन, क्लेमेंट को कुछ पता है, इस कैटेगरी में आएगी। ओके, इसके अंदर ये इस डायग्राम के जरिए आपको बेहतर समझ आएगी। फर्स्ट अप्रोच है इसकी कि एलिस है और बॉब है। ठीक है, बॉब आपका वेरीफायर है, ये कोई भी सर्वर मशीन हो सकती है, कोई भी एंटिटी हो सकती है, एनीथिंग। तो इसके अंदर हमने बॉब को दिया हुआ है वेरीफायर के तौर पे। एलिस क्लेमेंट है जो अपनी आइडेंटिटी को क्या कर रहा है, प्रूव करवाना चाह रहा है। तो एलिस क्या करेगा, एलिस अपनी आइडेंटिटी भेजेगा और साथ उसको पासवर्ड भेज देगा वेरीफायर के पास। वेरीफायर ने एक पासवर्ड फाइल मेंटेन की होती है जिसके अंदर यूज़र आईडी एक कॉलम है और दूसरे ऊपर पासवर्ड। इसके अंदर यूज़र्स आईडी होंगे सारे और इधर कॉरस्पॉन्डिंग पासवर्ड होंगे। जब ये मैसेज इसके पास आएगा तो ये सर्च करेगा इस फाइल से कि एलिस क्या है, और जो पासवर्ड इसने भेजा है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैच करवाएगा। अगर दोनों बराबर हुए तो यस, इसका मतलब ये है कि ये एलिस ही है, क्योंकि इसने जो पासवर्ड भेजा है वो करेक्ट भेजा है। ठीक हो गया। तो ये है आपकी फर्स्ट अप्रोच, पासवर्ड बेस्ड। इसके ऊपर अटैक कौन कौन से पॉसिबल हैं। नंबर एक, तो ये मैसेज देखें, पासवर्ड आपका प्लेन टेक्स्ट में जा रहा है, ये मैसेज इंटरसेप्ट हो सकता है, अटैकर इसको कैच कर सकता है और बाद में इसको दे सकता है। दूसरा ये है इवेस्ट ड्रॉपिंग। इवेस्ट ड्रॉपिंग के अंदर ये इंटरसेप्ट कर लिया, या जब आप पासवर्ड टाइप कर रहे हैं लैपटॉप के ज़रिए तो हो सकता है कि डिसऑनेस्ट बंदा जो है वो आपके पासवर्ड की, आपके फिंगर को देख रहा हो कि कौन सा पासवर्ड टाइप कर रहे हैं आप, तो ये इवेस्ट ड्रॉपिंग में आ जाएगा कि पासवर्ड लीक हो सकता है। स्टीलिंग के पासवर्ड, स्टीलिंग के पासवर्ड में ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप डिफ़िकल्ट कोई पासवर्ड रख लेते हैं जो आपको भूल गए, तो आप उसको कहीं पे लिख लेते हैं, तो अटैकर हो सकता है कि उसको चोरी कर ले। आपने डायरी के ऊपर लिखा हुआ है तो वो डायरी से देख ले फ़ौरन जब आप अवेलेबल ना हो। तो ये है स्टीलिंग ए पासवर्ड। तीसरा ये है एक्सेसिंग ए पासवर्ड फाइल। अब इस वेरीफायर के पास पूरी एक पासवर्ड फाइल है, अटैकर इस सर्वर मशीन के ऊपर या इस कंप्यूटर के ऊपर जो फाइल पड़ी है उसको एक्सेस कर ले किसी तरीके से, तो ये सारे पासवर्ड उसके पास चले जाएंगे। ये वीकनेस है। तीसरा क्या है, गैसिंग। वो गैस कर सकते हैं। टिपिकली जो हम पासवर्ड रखते हैं वो ऐसा रखते हैं कोई अपनी यूनिवर्सिटी का नाम रख लेता है कोई अपना वो रख लेता है, अपना निक नेम रख लेता है। ठीक है, इस तरह के स्टैंडर्ड चलते हैं जो। तो अटैकर जो है हो सकता है गैस करे उसका कि अच्छा यार ये KFUEIT में पढ़ता है तो इसमें पासवर्ड हो सकता है KFUEIT रखा हो। अच्छा, ये CNS के रिलेटेड फाइल है तो हो सकता है इसमें क्रिप्टोग्राफी पासवर्ड रखा हो। ठीक है, गैस करके, इसके चांसेस कम होते हैं गैसिंग में, लेकिन इट इज़ पॉसिबल। ओके, ये थी फर्स्ट अप्रोच और ये इसके थे ड्रॉबैक्स या अटैक्स जो पॉसिबल है इसके ऊपर। अब ये जो एक्सेसिंग ए पासवर्ड वाला जो है ड्रॉबैक, इसको दूर करने के लिए एक सेकंड अप्रोच है
सेकंड अप्रोच में ये है कि बजाय इसके कि आप पासवर्ड को प्लेन में रखें, आप उसका हैश बना के रखें। यहाँ पे क्या था, आपने डायरेक्ट पासवर्ड रखा हुआ था प्लेन टेक्स्ट, जहाँ पे सेकंड अप्रोच में ये है कि सर्वर मशीन यूज़र आईडी रखता है और उसके पासवर्ड का हैश रखता है। जब एलिस अपना आईडी और पासवर्ड मिलता है तो वेरीफायर क्या करता है, उसके पासवर्ड को लेगा, उसका हैश फाइंड आउट करेगा, ये हैश आ जाएगा, जहाँ से वो उस आइडेंटिटी के ज़रिए उस रो में जाएगा और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो हैश की वैल्यू स्टोर है दोनों को कंपेयर करेगा। अगर तो दोनों बराबर होंगे तो वेरीफाइड हो जाएगा, अदरवाइज नॉट वेरीफाइड। ये सेकंड अप्रोच है। अब ये देखें, इसके अंदर अगर ये पासवर्ड फाइल लीक भी हो जाए तो उसको सबके प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड नहीं मिलेंगे बल्कि उसका हैश मिलेगा। ठीक है। इसके ऊपर इसकी वीकनेस ये है कि इसके ऊपर डिक्शनरी अटैक पॉसिबल है। डिक्शनरी अटैक का क्या मतलब है कि जो पासवर्ड है टिपिकली आपका स्मॉल करैक्टर का होता है, अगर हो स्मॉल करैक्टर का अगर हो, फॉर एग्जांपल बैंक का जो पासवर्ड है वो 4 करैक्टर का है, 4 न्यूमेरिक डिजिट का होता है। ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल कि वो ये करे अटैकर 0 से लेके, और अगर 4 डिजिट का है तो 999, इनमें से कोई एक पासवर्ड होगा ना, तो वो इन तमाम नंबर्स को हैश ले ले और फिर ये फाइल क्योंकि उसने एक्सेस फर्द करे की हुई है तो हर वैल्यूज़ के हैश को यहाँ पे कंपेयर करके और कॉरस्पॉन्डिंग पासवर्ड उसको मिल सकता है। ठीक हो गया मेरा बेटा, ये है डिक्शनरी अटैक। अब इसको ओवरकम करने के लिए, इसकी प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए तीसरी अप्रोच आई। तीसरी अप्रोच में क्या है बेटा, तीसरी अप्रोच में आपका एक है सॉर्टिंग यूज़ करते हैं। सॉर्टिंग एक क्या है, एक और रैंडम नंबर है। ठीक है। तो बजाय इसके कि पासवर्ड का हैश लिया जाए, एक और रैंडम नंबर जनरेट करता है ये वेरीफायर और उसको साथ अपेंड करके इसका हैश ले लेता है और साथ इस सॉल्ट को अपने टेबल के अंदर स्टोर भी कर लेता है। अब जब ये एलिस का पासवर्ड आएगा तो फिर क्या होगा कि एलिस जो है यहाँ से आइडेंटिटी के ज़रिए उसकी सर्चिंग होगी इस फाइल में से, जब उस रो में आ जाएगा तो ये पासवर्ड आएगा, यहाँ से उसका साल्ट आएगा, दोनों को कंकैटिनेट करके हैश लिया जाएगा, ये हैश आ जाएगा, दोनों को वैल्यूज़ को ये कंपेयर करेगा। अगर दोनों कंपेयर हो जाती हैं तो वेरीफाइड एंटिटी है, अदरवाइज अनवेरीफाइड एंटिटी है। ये साल्टिंग जो है ये आपकी बेसिकली क्या करता है, प्रोबेबिलिटी या अटैकर का काम को डिफ़िकल्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर पासवर्ड आपका हो 4 डिजिट का, ठीक है, जो कि हमने पिछले एग्जांपल में किया, और साल्टिंग हो, साल्ट जो हो वो आपका हो 7 डिजिट का, तो टोटल डिजिट कितने हो जाएंगे उसके, 7 और 4 11। अब 11 डिजिट के पासवर्ड को सेव कर अपना याद रखना एलिस के लिए क्या है, मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू तो पासवर्ड आपका 4 करेक्टर का हो, 4 डिजिट का हो। ठीक हो गया। अब अगर आपने पासवर्ड जो है 4 करेक्टर का है लेकिन साल्टिंग यूज़ करके आपने उसको 11 करेक्टर का बना दिया, अब ये साल्ट जो है ये एलिस के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको याद रखें, ये वेरीफायर का काम है कि वो अपने में भूल रखें। अब अटैकर को 0 से लेके 11 अब अटैकर को क्या करना पड़ेगा, अटैकर को चेक करना पड़ेगा 0 से लेके, अगर आपका 7 डिजिट का है 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10 11, इतने नंबर्स को उसको हैश करना पड़ेगा। ठीक है क्या, इतने नंबर्स को हैश करके तो वो आपका ये वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सा पासवर्ड है, तो ये उसका काम डिफ़िकल्ट हो गया। फोर्थ अप्रोच ये है, जो बेस्ट अप्रोच है वो आपकी क्या है,
द फोर्थ अप्रोच टू आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स आर कंबाइंड। दो जो है आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स को कंबाइन की जाती है, यानी कि पासवर्ड बेस्ड भी, समथिंग नोन वाली भी और समथिंग प्रोसेस्ड वाली भी, जिस तरह हमारा बैंक के अंदर होता है। बैंक कैसे ऑथेंटिकेट करते हैं? एक नंबर पे आपको क्या हो, आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए। दूसरा, आपके पास ये किस में आएगा? समथिंग प्रोसेस्ड। दूसरा, आपको पासवर्ड पता होना चाहिए, वो किस में आएगा? समथिंग नोन। तो बैंक जो है एटीएम के केस के अंदर ये दोनों कैटेगरीज को कंबाइन करके ऑथेंटिकेशन करता है आइडेंटिटी को। तो गया मेरे से बेटा। ओके, दूसरी कैटेगरी है जी चैलेंज रिस्पॉन्स बेस्ड एंटिटी ऑथेंटिकेशन। पासवर्ड के अंदर हमारा क्या था, ये देखिए, ये एलिस जो है पासवर्ड आपका भेजता था, तो ये इंटरसेप्ट हो सकता था, अटैकर इसको इंटरसेप्ट करके उससे पासवर्ड दे सकता था। इसके अंदर एलिस को पासवर्ड भेजना पड़ता है। चैलेंज रिस्पॉन्स में क्या होता है? चैलेंज रिस्पॉन्स में एलिस को पासवर्ड नहीं भेजना पड़ता, बल्कि एक ऐसा मैकेनिज़्म वो यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए बॉब को पता चल जाता है कि वाकई ही एलिस को पासवर्ड का पता है, बगैर पासवर्ड सेंड किए। ऐसा कोई मैकेनिज़्म यूज़ किया जाता है। वो क्या मैकेनिज़्म है वो हम आगे देखते हैं। In challenge response authentication, the claimant proves that she knows a secret without sending it to the verifier. चैलेंज क्या है इसके अंदर? द चैलेंज इज ए टाइम वेरिंग वैल्यूज सेंट बाय द वेरीफायर। वेरीफायर एक वैल्यूज भेजता है टाइम वेरिंग, यानी कि टाइम के साथ वो चेंज होती रहती है। वेरीफायर जो है वो चैलेंज भेजता है। जो क्लेमेंट है वो क्या करता है, उसके ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई करता है और उसका रिजल्ट भेज देता है वेरीफायर को, और उसको कहते हैं रेस्पॉन्स। द रेस्पॉन्स इज द रिजल्ट ऑफ ए फंक्शन अप्लाइड ऑन द चैलेंज बाय द क्लेमेंट। अब चैलेंज रेस्पॉन्स बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो है ये आपकी चार तरीक़ों से हो सकती है। यूजिंग ए सिमेट्रिक की साइफर, की हेड फंक्शन के ज़रिए हो सकती है, एसिमेट्रिक की साइफर से, यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर से। ये देखें जी, सबसे फर्स्ट अप्रोच है सिमेट्रिक की को यूज़ करते हुए नाउन्स चैलेंज। एलिस ने अपनी आइडेंटिटी भेजी वेरीफायर को कि मुझे चैलेंज किया जाए। बॉब ने क्या किया, एक रैंडम नंबर चूज़ किया RB और एलिस को भेज दिया। एलिस ने क्या किया, वो जो रैंडम नंबर रिसीव हुआ था उसको इनक्रिप्ट किया यूजिंग द की KAB। तो KAB क्या है? एलिस और बॉब के दरमियान जो सीक्रेट की शेयर्ड है। जब ये की इसके पास, जब ये चीज़ इसके पास आएगी तो ये क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा यूजिंग द की KAB, और इसमें से RB निकालेगा और कंपेयर करेगा कि बाकी मैंने ये भेजा है, जब भेजा होगा वही वाला होगा सेम जो भेजा है, तो इसका मतलब ये होगा कि बॉब को पता चल जाएगा कि ये जो एलिस है ये ऑथेंटिक एंटिटी है, क्योंकि इसने वो की इस्तेमाल की है जो मेरे साथ शेयर्ड है। ठीक हो गया मेरा बेटा? इस तरह यह एलिस की एंटिटी ऑथेंटिकेट हो गई। अब देखें इसके अंदर क्या हुआ है, एलिस को कोई चीज़ भेजनी नहीं पड़ी, सिर्फ क्या भेजा है उसने, इसने RB भेजा और इसने इसका साइफर टेक्स्ट भेज दिया। ओके, कोई पासवर्ड नहीं भेजना पड़ा, सीक्रेट की नहीं भेजनी पड़ी, सिर्फ साइफर टेक्स्ट भेजा है। और यहाँ पे उसका क्या हुआ, उसने डिक्रिप्शन की और ये RB निकाला, कंपेयर किया कि बाकी मैंने ये भेजा था। तो अगर वो वेरीफाई हो जाए तो दोनों वैल्यूज बराबर आ जाती हैं, तो इसका मतलब यह है कि एलिस ऑथेंटिक है। ये फर्स्ट अप्रोच है। सेकंड अप्रोच क्या है कि इसके अंदर ये है कि एलिस जो है वो इनक्रिप्ट करता है अपनी आइडेंटिटी को और टाइम को, टाइम वैल्यू जो करंट टाइम है, ठीक हो गया, उसको इनक्रिप्ट करता है यूजिंग की विच इज शेयर बिटवीन एलिस एंड बॉब। ये भेज देगा, ये डिक्रिप्ट करेगा और देखेगा कि आइडेंटिटी एलिस की है और टाइम अपने टाइम के साथ मैच करेगा। तो अगर वो दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, आपकी एलिस की ऑथेंटिकेशन हो जाएगी।
इसमें अगेन वही इशू है कि क्लॉक का सिंक्रोनाइज्ड होना ज़रूरी है। क्लॉक का सिंक्रोनाइज्ड होना ज़रूरी है कि दोनों का एट ए टाइम सेम टाइम हो, अदरवाइज ये स्कीम वर्क नहीं करेगी। थर्ड अप्रोच है, अब इन अप्रोचेज में क्या है, यूनी डायरेक्शनल अथेंटिकेशन हो रही है, यानी कि एलिस अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर रहा है बॉब को, बॉब की अथेंटिकेशन नहीं हो रही। एलिस अपनी आइडेंटिटी को अथेंटिकेट करवा रहा है टू बॉब, लेकिन बॉब की आइडेंटिटी जो है वो प्रूव नहीं हो रही एलिस को। तो ये क्या है, यूनी डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में अथेंटिकेशन होती है। तो थर्ड अप्रोच जो है वो हमारी है बाई डायरेक्शनल, यानी कि एलिस अपनी आइडेंटिटी प्रूव कराएगा बॉब को और बॉब अपनी आइडेंटिटी प्रूव करवाएगा एलिस को, बाई डायरेक्शनल। तो इसके अंदर ये अप्रोच क्या है जी, सबसे पहला मैसेज एलिस भेजेगा अपनी आइडेंटिटी बॉब को, बॉब क्या करेगा, एक रैंडम नंबर आर बी चूज़ करेगा और एलिस को भेज देगा। एलिस क्या करेगा, उसको इंक्रिप्ट करेगा, जो रिसीव हुआ है आर बी, और अपना एक रैंडम नंबर चूज करेगा आर ए, दोनों को इंक्रिप्ट कर देगा यूजिंग द की विच इज शेयर बिटवीन एलिस एंड बॉब। ये इसके पास भेज दिया, ये इसको डिक्रिप्ट करेगा, डिक्रिप्ट करने के बाद डिक्रिप्ट करने के बाद ये इसको इसकी सीक्वेंस को चेंज कर देगा, यानी कि आर बी इधर है तो आर बी इधर लिख देगा, आर ए इधर है तो आर ए इधर लिख देगा, और फिर दोबारा इनक्रिप्ट करके इसको भेज देगा इधर। ये अब इसको चेंज करने का क्या मकसद है, यानी कि यहाँ पे आर ए आर बी है और यहाँ पे आर बी आर ए है, ठीक है। ये इसलिए किया गया है ताकि एलिस को पता चल सके कि बॉब ने इसको डिक्रिप्ट किया है, डिक्रिप्ट करने के बाद उसने इसको चेंज कर दिया है, यानी कि इसको पहले लिख दिया आर बी को। अगर तो ये आर ए और आर बी इसी तरह वापस भेज देता तो इसको कंफर्म ना होता कि ये बॉब ने भेजा है या किसी अटैकर ने रीप्ले किया है। ओके ओके बेटा, ये है सिमेट्री की अप्रोच। जो तीसरी है आपकी की हैश फंक्शन के अंदर इस सेम है जो हमने आपको पहले बताया था, की हैश फंक्शन सिंपल। तो इसके अंदर एलिस अपनी आइडेंटिटी को और साथ एक टाइम स्टैम्प लगाएगा, और की जो है जो एलिस और बॉब के दरमियान शेयर है उसको साथ कनकेटिनेट करेगा टाइम के साथ, और उसका हैश लेके इसको भेज देगा। तो ये क्या करेगा, ये आपके पास बॉब के पास जो की है उसको कनकेटिनेट करेगा इस टी के साथ, और उसका हैश लेगा और इस हैश के साथ वो कंपेयर कर देगा। अगर दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब यह है कि एलिस अथेंटिक है। ये अगेन यूनी डायरेक्शनल अप्रोच है। यूजिंग एसिमेट्रिक की, एसिमेट्रिक की के अंदर क्या है बेटा, पब्लिक और प्राइवेट की इस्तेमाल होती है। इसके अंदर फर्स्ट अप्रोच के अंदर क्या है कि एलिस अपनी आइडेंटिटी भेजेगा कि मुझे चैलेंज किया जाए। बॉब क्या करेगा, बॉब एक रैंडम नंबर चूज़ करेगा और अपनी आइडेंटिटी साथ लगाएगा और इसको इंक्रिप्ट कर देगा किससे, के ए से। के ए क्या है, एलिस की पब्लिक की, एलिस की पब्लिक की, ये इसको भेज देगा। ये क्या करेगा, एलिस इसको डिक्रिप्ट करेगा इस मैसेज को यूजिंग अपनी प्राइवेट की, प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करने के बाद ये जो आर बी साइफर टेक्स्ट से निकलेगा ये इसको भेज देगा। जब ये आर बी बॉब के पास पहुंचेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये एलिस ने इसको प्रॉपरली अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एलिस के पास इस पब्लिक की कॉरस्पॉन्डिंग प्राइवेट की अवेलेबल है, इसी वजह से तो उसने ये आर बी निकाल के भेज दिया है। अगर इसके पास इसकी प्राइवेट की ना होती तो ये इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता था। ओके, ये अगेन ये यूनी डायरेक्शनल थी और ये बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल में क्या है कि एलिस ने अपनी आइडेंटिटी और एक रैंडम नंबर चूज़ किया और इसको इंक्रिप्ट कर दिया किसके साथ,
बॉब की पब्लिक की के साथ, ये बॉब के पास आ जाएगा। बॉब क्या है, वेरीफाइड। बॉब इसको करेगा डिक्रिप्ट। डिक्रिप्ट करने के बाद एक मैसेज बनाएगा बॉब, रैंडम नंबर जो उसको रिसीव हुआ है, और अपना एक रैंडम नंबर चूज़ करेगा। इस पूरे मैसेज को वो डिक्रिप्ट कर देगा किसके साथ, एलिस की पब्लिक की के साथ। ये इसके पास आ गया। एलिस क्या करेगा, इसको डिक्रिप्ट करेगा यूजिंग हीज प्राइवेट की, अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करेगा, और आर भी इसको भेज देगा ताकि बॉब को वेरिफिकेशन हो सके कि ये मैंने ही डिक्रिप्ट किया है अपनी प्राइवेट की से। इस तरह इसकी ऑथेंटिकेशन हो गई। ओके, डिजिटल सिग्नेचर के ज़रिए फर्स्ट अप्रोच, इसके अंदर डिजिटल सिग्नेचर यूज़ होता है। डिजिटल सिग्नेचर में क्या होता है, आपका प्राइवेट की से साइन किया जाता है मैसेज। एलिस ने अपनी आइडेंटिटी भेजी कि मुझे चैलेंज किया जाए, और ये बॉब ने भेजा एक रैंडम नंबर इसको, एलिस को। एलिस ने क्या किया, साइन कर दिया जो रैंडम नंबर उसने भेजा है, और बॉब की आइडेंटिटी को साइन किया, और जब बॉब की आइडेंटिटी साथ अटेंड की और इसको भेज दिया। अब यहाँ पे वो साइन वेरीफाई हो जाएगा, और उसको पता चल जाएगा कि ये जो आर बी है ये मैंने भेजा था और उसके पास पहुँच गया है। तो इसका मतलब ये है कि एलिस एक ऑथेंटिक यूज़र है। ये बाई डायरेक्शनल का है। सेम, एलिस ने पहला मैसेज भेजा अपनी आइडेंटिटी, इसने एक रैंडम नंबर चैलेंज भेजा, इसने क्या किया, अपना एक रैंडम नंबर चूज़ किया एलिस ने, और जो आर बी रिसीव हुआ है और बॉब की आइडेंटिटी को साइन किया, और ये मैसेज बॉब को भेज दिया। बॉब क्या करेगा, इस सिग्नेचर को वेरीफाई करेगा यूजिंग एलिस पब्लिक की। वेरीफाई करने के बाद क्या करेगा, वो ये जो आर ए इसको मिला है उसको और एलिस की आइडेंटिटी को साइन करेगा और एलिस को भेज देगा। एलिस क्या करेगा, इस सिग्नेचर को वेरीफाई करेगा इससे बॉब की पब्लिक की से। अगर वेरीफाई हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि ये मैसेज बॉब से ही आया है। तीसरा है जी ज़ीरो नॉलेज बेस्ड स्कीम। पासवर्ड बेस में पासवर्ड भेजा जाता था, ठीक हो गया मेरा बेटा, जिसके चांसेस थे कि इंटरसेप्ट हो सकता है। उसके बाद आपका कौन सी स्कीम आई, चैलेंज रेस्पॉन्स। चैलेंज रेस्पॉन्स में जो क्लेमेंट है वो, उसको कोई चीज़ भेजनी नहीं पड़ती, वो बगैर भेजे उसको वो एक फंक्शन अप्लाई करता है और साबित करता है कि वेरीफाई को कि मैं वो, मुझे वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पता है जो आप चाहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन उसका नुकसान क्या है, उसके ड्रॉबैक क्या है। देखिए इसके अंदर जो है, सबसे पहले सिमेट्रिक में हम चलते हैं, इसके नुकसान थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ क्या डिसएडवांटेज है। इसके अंदर नंबर एक तो ये देखें कि ए बी सीक्रेट की जो है वो एलिस और बॉब दोनों के दरमियान सेम की इस्तेमाल हो रही है। अगर ये वेरीफायर जो डिसऑनेस्ट अगर है तो वो इस की को अपने किसी और मतलब के लिए इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये एलिस और बॉब दोनों को पता है। ओके, ठीक हो गया। जबकि इस स्कीम्स के अंदर जो आपकी ये सारी स्कीम्स के अंदर एसिमेट्रिक के अंदर क्या है बेटा, एसिमेट्रिक के अंदर क्या हो रहा है कि इसकी प्राइवेट की जो है ये सीक्रेट है, पब्लिक की पब्लिकली नोन है। अब देखें ये क्या कर रहा है, इसने एक मैसेज भेजा आर बी बॉब को और इनक्रिप्ट किया किससे, के ए से, के ए से भेजा। इसने क्या किया, इसको डिक्रिप्ट करना है यूजिंग इस प्राइवेट की। अब हो सकता है कि वो आर बी ऐसा चूज़ करे, आर बी ऐसा चूज़ करे जिससे इसकी प्राइवेट की को वो इन्फर कर सके, जो हमने कह रहे थे चोजन प्लेन टेक्स्ट अटैक पीछे जो हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे चोजन प्लेन टेक्स्ट अटैक पॉसिबल है कि वो ऐसा रैंडम नंबर क्राफ्ट करे जिससे इसको प्राइवेट की को वो फाइंड आउट कर सके।
तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर ये बॉब डिसऑनेस्ट है अगर, तो ये पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। तो तीसरी अप्रोच है आपकी ज़ीरो नॉलेज। इसके अंदर जो है कोई ऐसी इंफॉर्मेशन क्लेमेंट को नहीं भेजनी पड़ती जिससे उसकी सिक्रेसी जो सीक्रेट की है वो लीक हो जाए। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं उसको भेजनी, मैथमेटिकली वो साबित कर देता है कि मेरे पास जो जो चीज़ आपको चाहिए सीक्रेट की वो मेरे पास मौजूद है, विदाउट शोइंग एनी इंफॉर्मेशन अबाउट सीक्रेट। ज़ीरो नॉलेज के अंदर कोई नॉलेज, ज़ीरो नॉलेज, कोई नॉलेज शेयर नहीं करता वेरीफाई के साथ। इसके तीन किस्म के प्रोटोकॉल हैं, फिएट शमीर प्रोटोकॉल, ये है फिएट शमीर प्रोटोकॉल, और जूलियर क्वाटर प्रोटोकॉल। ये इसकी प्रोनाउंसिएशन बड़ी डिफिकल्ट है, आपको भी करनी पड़ेगा इसको। एनी हो, तो ये एक सिर्फ मैं आपको इसका प्रोटोकॉल पढ़ाऊँगा, क्योंकि आगे फिर आप लोग वैसे ही बड़े तंग हुए हुए हैं कि कोर्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये सिर्फ एक इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मैथमेटिकली ये कैसे पॉसिबल है। ठीक हो गया। बेशक हम इसको कोर्स में नहीं रखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो जाए कि यार मैथमेटिकली इज इट पॉसिबल। तो ओके, ये देखें जी, एस जो है एलिस की प्राइवेट की है, वी जो है एलिस की पब्लिक की है, आर एक रैंडम नंबर उसने चूज़ किया, वी इजिकल टू, ये जो एलिस की पब्लिक की है वो क्या है, एस स्क्वेयर मॉड एन। इस वी की वैल्यू क्या है, एस स्क्वेयर मॉड एन, जो कि पब्लिक की है। ओके, अब पहले स्टेप में क्या करेगा एलिस, एक रैंडम नंबर चूज़ करेगा। एक रैंडम नंबर चूज़ कर लिया, एक्स इजिकल टू, वो क्या करेगा फिर, एक्स इजिकल टू आर स्क्वेयर मॉड एन कैलकुलेट करेगा और एक्स की वैल्यू इसको भेज देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, एक रैंडम नंबर सी चूज़ करेगा और इसको भेज देगा। ठीक है, इसने क्या किया, फोर्थ स्टेप में एक वैल्यू कैलकुलेट की y यूजिंग दिस इक्वेशन, जिसके अंदर y इज इक्वल टू आर एस की पावर सी मॉड एन। आर वो चीज़ है जो इसमें रैंडम नंबर चूज़ किया हुआ है, एस इसकी पब्लिक की है, और सी जो है वो क्या है, चैलेंज जो बॉब की तरफ से आया है, और ये y की वैल्यू इसको भेज देगा। अब बॉब कैसे वाई वेरीफाई करेगा, वो करेगा वाई स्क्वेयर मॉड एन लेगा, और यहाँ से एक्स वी की पावर सी मॉड एन, ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो ये अथेंटिक होगा एलिस, अदरवाइज नॉट अथेंटिक। नहीं रहता। अब ये दोनों कैसे बराबर होंगे, ये देखिए वाई की पावर 2 मॉड एन, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। वाई स्क्वेयर मॉड एन, वाई की वैल्यू क्या है, ये वाई स्क्वेयर है मेरा बेटा, इसको वाई स्क्वेयर मॉड एन। ठीक हो गया जी। अब ये y की वैल्यू क्या है, आर एस सी, आर एस की पावर सी मॉड एन। ये y की वैल्यू ये है। ओके, ये y की जगह पे हमने ये लगा दी और साथ इसका आगे स्क्वायर। स्क्वायर
ये बन जाएगा आर स्क्वेयर इंटू एस टू सी। ये बन जाएगा बेटा, ओके। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आर स्क्वेयर कंट्रोल सी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ओके। ये आर स्क्वायर मोड एन क्या है, एक्स, ये देखिए आर स्क्वायर मोड एन, ये एक्स के बराबर है, एक्स के, और एस सी सॉरी, यहाँ पे हम सी कर लेते हैं और यहाँ पे हम स्क्वायर कर लेते हैं। एस स्क्वायर किसके बराबर है, बी के, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी की पावर सी। और ये हर एक के साथ मॉड एन तो डेफिनेटली आएगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ये मॉड एन हाई के साथ आएगा, कंट्रोल वी। और ये देखें, ये जो है वाई स्क्वायर मोड एन से हम शुरू हुए और ये कहाँ पे आया, एक्स बी की पावर सी मोड एन, दोनों बराबर होंगे, ठीक हो गया। अगर बराबर हुए तो इसका मतलब यह है कि ये एलिस ऑथेंटिक है। अब इसके अंदर इसको अपनी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन प्राइवेट की के रेलिवेंट कोई चीज़ इसको इस्तेमाल नहीं करनी पड़ी, ठीक है मेरे बेटा। तो इस तरह ये आपका मैथमेटिकली उसने चैलेंज रिस्पॉन्स के ज़रिए साबित कर दिया है कि मेरे पास जो पब्लिक की आप इस्तेमाल कर रहे हैं मेरी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग चीज़ है, ठीक है, प्राइवेट की है। ये आपका एक नया प्रोटोकॉल है, इसको आप बेशक स्किप कर दें, इसको भी और इसको भी स्किप कर दें। और ये हमारी लास्ट स्लाइड थी, ये दोनों बेशक आप स्किप कर दें, जस्ट आपको ये साबित थोड़ा सा टेस्ट कराना था कि
मैथमेटिकली किस तरह एंटिटी की ऑथेंटिकेशन होती है। तीसरा क्या था बेटा, तीसरी हमारी अप्रोच थी तो इसके अंदर समथिंग इनहेरेंट। ठीक हो गया। समथिंग इनहेरेंट के अंदर क्या है आपका, कि आपका पास आपकी फिजिकली कोई करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, जिसके ज़रिए आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि थंब के निशान जो हैं, फिंगरप्रिंट जो हैं, वो हर बंदे के यूनिक होते हैं। तो एक उसके ज़रिए आपकी वेरिफिकेशन हो सकती है, जिस तरह हमारी और अपना अटेंडेंस होती है, इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस अपनी यूनिवर्सिटी में भी लगे हुए हैं जगह जगह, आपके ऑफिस में भी होंगे। तो वहाँ वो आपका क्या है, थंब के ज़रिए आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। फिर आजकल आपकी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, आपके रेटिना के ज़रिए आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, डीएनए के ज़रिए आइडेंटिफाई करते हैं। ये क्या है, समथिंग इनहेरेंट। ये आपकी बुक के अंदर गिवन है, इसको इंटरेस्टेड स्टूडेंट रीड आउट कर सकते हैं। ओके बेटा, ये है हमारा एंटिटी ऑथेंटिकेशन के बारे में चीज़ें। और अगर अब इसमें से आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हुई तो ऑनलाइन जब क्लास हो तो यू कैन क्यूरी एट दैट टाइम। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।